हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। आपको बता दें कि 25 ईरानी मिलिट्री ट्रकों के काफिले पर हमला हुआ है। इराक से सीरिया बॉर्डर पर घुसते ही इन ट्रक्स पर हमला हुआ है। ट्रक्स के काफिले पर हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के अल बुकमाल में यह हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, इराक से सीरिया बॉर्डर पर घुसते ही हवाई हमला हुआ। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ट्रकों के काफिले पर हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। 25 ईरानी मिलिट्री ट्रकों के काफिले पर हमला कर दिया गया। सीरिया के अल बुकमाल में यह हमला हुआ। तो इराक से सीरिया बॉर्डर पर जैसे ही एंट्री हुई, जैसे ही ये ट्रक घुसे, तुरंत इन पर हवाई हमला जो था वो कर दिया गया। और ये जो ट्रकों का काफिला था, इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सीरिया के अल बुकमाल में ये हमला हुआ है। तो सीरिया के अल बुकमाल में यह हमला हुआ है। ट्रकों का जो काफिला जा रहा था, 25 ईरानी मिलिट्री ट्रक थे, उनके काफिले पर हमला किया गया और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, ट्रक के काफिले पर यह हमला, 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला इतना भयावह था, देखिए 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आई है। तो ईरानी मिलिट्री के ट्रक थे और जैसे ही सीरिया बॉर्डर पर इन्होंने एंट्री की और सीरिया बॉर्डर पर जैसे ही ये ट्रक घुसे, तुरंत इन पर हवाई हमला कर दिया गया और इस काफिले पर हमले की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग की लपटों को देखकर और धुएं के इस गुबार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भयावह था, कितना जबरदस्त था। तो इराक से सीरिया बॉर्डर पर जैसे ही एंट्री करने की कोशिश की ट्रक्स के इन काफिलों ने और उसके बाद देखिए 5 लोगों की मौत हुई है। तो 25 ईरानी मिलिट्री ट्रक थे। ये पूरा काफिला जो था वो धीरे धीरे इराक से सीरिया बॉर्डर की तरफ एंट्री कर रहा था, लेकिन जैसे ही इराक से सीरिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, एंट्री करने की कोशिश की और उसके बाद तुरंत ये हवाई हमला हो गया इन ट्रकों के काफिले पर। 25 ईरानी मिलिट्री ट्रक थे ये जिन पर यह हमला हुआ है और इसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और अब बड़ा सवाल यह है निदा कि आखिर ये हमला किसने किया, क्योंकि हवाई हमला है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा यहां पर तल्ख हालात के बीच में ये खबर हमने आपको बताई। चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं। पाकिस्तान में उपचुनाव का रण जो है वो सज चुका है। इमरान खान की पीटीआई पार्टी जो है वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 33 सीटों पर 16 मार्च को उपचुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में उपचुनाव होने वाले इमरान खान की जो पार्टी है वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी मार्च में होने वाले उपचुनाव में सभी 33 संसदीय सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया है। आज साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तान चुनाव आयोग ECP ने घोषणा ये की थी कि नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव जो है वो 16 मार्च को होगा। तो अब बड़ी खबर कि इमरान की जो पार्टी है वो पूरे 33 सीटों पर उपचुनाव जो है वो लड़ेगी और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो अध्यक्ष इमरान खान वो उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट पहले आ रहे थे कि शायद पार्टी जो है वो बहिष्कार भी कर सकती चुनाव का, लेकिन ये अपडेट है क्योंकि 33 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि वाकई में अगर देखा जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं यहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि अवाम का जो समर्थन है वो उनके साथ है। शहबाज शरीफ उनको हटाकर वहां पे प्रधानमंत्री बने थे और इमरान खान का ये कहना है कि जो इलेक्शंस है वो साबित कर देंगे कि अवाम जमहूरियत जो है वो उनके साथ है। तो 33 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी, और ये उपचुनाव होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचुनाव है क्योंकि इससे जब मेन चुनाव होंगे, जो मेन इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, उसका जो एक कह सकते हैं कि ग्लिम्स, एक झलक जरूर इन उपचुनाव में पता लगेगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ईरान से बड़ी खबर की। बताने कि ईरान के इस्फहान शहर में ड्रोन से अटैक किया गया है। सेना के प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। जी हाँ, इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईरान के इस्फहान से। यह खबर हम आपको बता रहे हैं, सेना के प्लांट पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ईरान के जो 25 मिलिट्री ट्रक्स थे उनके ऊपर भी हवाई हमला हुआ और यहां पर भी जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार यहां पे नजर आ रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं। ड्रोन से अटैक हुआ है, सेना के प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया और जैसे ही अटैक की खबर लगी, आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
चलिए आज बड़ी खबर आपको बताते हैं और बहुत अहम खबर है क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और हमेशा से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है बजट सत्र के शुरू होने से पहले। तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। सारे दल के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद परिसर में दोपहर 12 बजे से यह बैठक होगी और एक परंपरा है कि जब भी बजट सत्र शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। आज सर्वदलीय बैठक होगी, सेंट्रल हॉल में होगी, 12 बजे बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से इसकी शुरुआत होगी। तो 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरुआत होगी, जैसे कि मेरे सहयोगी रवीश ने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करेगी। तो संसद के 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से बुलाई गई ये सर्वदलीय बैठक संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी और इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि बजट सत्र को सुचारू तौर पर चलाया जा सके। जी हाँ, सरकार जहां आम राय से सदन चलाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट देखने के बाद ही उस पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा विवाद, जोशीमठ संघीय ढांचे पर हमला, न्यायपालिका और विधायिका के जारी विवाद, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताने कि एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद सरकार 2022-23 का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट संसद के सामने पेश करेगी। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है और संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरे चरण की शुरुआत होगी जो 6 अप्रैल तक चलेगा। जी और इस साल का बजट जो है वो सबसे ज्यादा अहम रहेगा निदा, क्योंकि अगले साल चुनावी वर्ष है। तो ये डिफाइन करेगा कि सरकार आखिर क्या पॉलिसीज लेकर जो है वो आगे जाएगी, जनता के बीच जाएगी। तो ये बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पहले मंदिर बनना था अब वहां पर हॉस्पिटल बना है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह अहम खबर, दरअसल जो जगह थी वो मंदिर के लिए मुकर्रर थी, लेकिन मंदिर नहीं बन के अब वहां पर हॉस्पिटल जो है वो बना दिया गया है। शिव ज्ञान मोतीलाल आई हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी आज गृह मंत्री अमित शाह इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण देव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने इसे तैयार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पे पहले मंदिर बनना था वहां पे अब हॉस्पिटल बनेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। खास सुविधाओं से ये अस्पताल जो है लैस होगा। अस्पताल में कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और अस्पताल में 50 बेड की सुविधा भी दी गई है। 2 मॉड्यूलर समेत 3 ऑपरेशन थिएटर भी इसमें मौजूद है। लिफ्ट की फैसिलिटीज हॉस्पिटल में रहेगी, लैब की फैसिलिटी रहेगी, कैंटीन, मेडिकल पार्किंग की सुविधा रहेगी, डॉक्टर्स और सहयोगी स्टाफ और रूम की भी सुविधा रहेगी। विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सहयोगी जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। तो करीब 3.5 बीघा जमीन में ये अस्पताल जो है वो फैला गया है। मतलब 3.5 बीघा ये जमीन थी, लेकिन इस जमीन पर पहले मंदिर की तामीर होनी थी, लेकिन मंदिर नहीं बना और अब यहाँ पर शिव ज्ञान मोतीलाल आई हॉस्पिटल जो है वो बना है और आज इसका गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर मंदिर बनना था, लेकिन अब यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो बना है। और अभी अक्सर देखा भी गया है कई मुद्दों में, कई लड़ाई में, हम इसे कहेंगे मुद्दे नहीं, हम इसे लड़ाई कहेंगे, जहाँ पर मंदिर मस्जिद की जंग छिड़ी होती है। वहाँ पर जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि इन सब में आप मत उलझाइए, बेहतर है आप यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस या फिर मंदिर, वो जो है हॉस्पिटल है वो बना दीजिए, ताकि हमें वक्त रहते बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिल पाए। अगर स्कूल कॉलेजेस होंगे तो अच्छी शिक्षा हमें मिल पाए। तो शायद ये एक उसी की मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं कि पहले मंदिर यहाँ बना था, लेकिन अब यहाँ पर हॉस्पिटल की इमारत बनकर तैयार है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण देव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने इसको तैयार किया है और ये जो हॉस्पिटल है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और जहां तक इस हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें हाईटेक मशीन्स भी लगाई गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से बढ़ते दिल्ली की तरफ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायु प्रदूषण से निपटने की खास तैयारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, सीएम केजरीवाल करेंगे सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च। जी हां, बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रदूषण को लेकर ये बड़ी खबर है। कदम उठा रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में इससे मदद मिलेगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठा सकेंगे आवश्यक कदम।
बिल्कुल, तो वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाना जो है इसके जरिए आसान हो जाएगा। तो प्रदूषण का अब पूर्वानुमान जो है वो लगाया जा सकेगा। सुपर साइट डेटा के आधार पर प्रदूषण के स्तर का पूर्वानुमान जो है वो लगाया जा सकेगा। आखिर किस वजह से प्रदूषण बढ़ा है, आसानी से इसकी जांच हो सकेगी। और ऐसे में दिल्ली देश का पहला शहर बनेगा जहां पर रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट परियोजना स्रोतों की जो है वो पहचान करेगा। वाहन, धूल, बायोमास, जलने पराली और साथ ही साथ उत्सर्जन की भी जांच ये जो उपकरण है वो करने में सक्षम रहेगा। तो केजरीवाल आज इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। जिम्मेदार जो भी कारक होंगे उनकी पहचान करने में इसकी लॉन्चिंग के बाद से मदद मिलेगी। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खास तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। जी हाँ, लगातार हम देखते हैं कि AQI का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही थी दिल्ली सरकार की कि प्रदूषण पर अब तक नियंत्रण क्यों नहीं लाया गया। आपको याद होगा कई साल पहले ऑड इवन लाया गया था, उसके बाद कुछ भी ऐसे प्रभावी कदम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए। ये बार बार उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि आखिर प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सरकार कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा रही है। तो इसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाया। और उससे पहले भी अगर हम देखें तो जो फाउंटेन मोबाइल वैन्स लाई गई थी जिनके जरिए जो स्प्रे किया जाता था प्रदूषण या धूल को वहां पे रोकने के लिए, वो भी प्रभावी कदम उठाया था। और बहुत पहले एक बात कही गई थी कि एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया जाएगा दिल्ली जैसे शहर में, बीजिंग से प्रेरणा लेकर, जहां पे कि बड़े टावर होते हैं और वो सारे स्मोक को जो है प्यूरिफाई करते हैं। बट ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया गया। हालांकि ये कह सकते हैं कि एक नई तैयारी, नई पहल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने की है प्रदूषण को थामने के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। बात हिमाचल प्रदेश सरकार की बता दी आपको कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू वार्षिक बजट में विधायकों की प्राथमिकता जो है वो तय करेंगे और 15 फरवरी तक ईमेल कर राज्य बजट का जो है वो वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर इसको भेज सकते हैं सुझाव। जो भी अगर अपने सुझाव देना चाहें बजट को लेकर के, तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और सीएम सुक्खू विधायकों की प्राथमिकता जो है वो तय करेंगे। तो अगर आपके भी कोई सुझाव है वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर आप उन सुझाव को भेज सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है निदा यहाँ पे कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो एक बहुत बड़ी योजना है जिसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, और लोग काफी उससे ज्यादा प्रभावित भी हुए थे और उनको वोट भी किया, उनको मैंडेट भी यहाँ पर मिला। उसके लिए फंड इकट्ठा करना ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और साथ ही साथ और भी प्रभावी जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि इस दौर में लोग मैनिफेस्टो पे जो वादे किए होते हैं सरकार से सवाल पूछते हैं और इसलिए सजेशन भी मांगे हैं सुक्खू सरकार ने कि आप सजेशन दे सकते हैं वेब पोर्टल पर। आप क्या चाहते हैं, बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं, पहला बजट होगा ये सुक्खू सरकार का और उसके लिए वो कोई भी चीजें छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सजेशन मांगे हैं लोगों से कि आप भी सजेशन दे सकते हैं और उस तरीके से फिर बजट को बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर जो सुझाव है वो भेजे जाएंगे। उन्हीं सुझावों को ध्यान में रख करके बजट का जो पूरा खाका है वो तैयार किया जाएगा। तो सीएम सुक्खू वार्षिक बजट में आपको बता दें कि कई चीजें ऐसी हैं जो चाहते हैं कि जो जनता से वादे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वो पूरा करवाएं। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन हो गया। सीएम ममता बनर्जी इस मेले का उद्घाटन करेंगी। मौके पर संस्कृति मंत्रालय और कई विभाग के लोग भी शामिल होंगे। तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया जाएगा। ममता बनर्जी जो कि सीएम है वो इसका उद्घाटन करेंगी और मौके पर संस्कृति मंत्रालय और बहुत सारे अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। 46वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। बिल्कुल, तो 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आज उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि सीएम है ममता बनर्जी और वो इस मेले का उद्घाटन करती नजर आएंगी और जिस वक्त उद्घाटन होगा उस वक्त मौके पर संस्कृति मंत्रालय और कई विभाग के लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो सीएम ममता बनर्जी मेले का उद्घाटन करेंगे। 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन जो है वो आज होने जा रहा है और सीएम ममता बनर्जी के हाथों मेले का उद्घाटन होगा। लेकिन सीएम ममता बनर्जी के अलावा आपको बता दें कि उनके साथ साथ मौके पर संस्कृति मंत्रालय के और भी कई विभाग के लोग हैं जो इस वक्त मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। तो 40वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आज उद्घाटन होने जा रहा है सीएम ममता बनर्जी के हाथों। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर पहुंचा दें आप तक। बता दें कि संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत युवा कार्यक्रम का आयोजन गांधीवादी दार्शनिक कला और विज्ञान केंद्र संस्थानों ने आयोजन किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का जो आयोजन जो कि हम आपको बता रहे हैं, गांधीवादी दार्शनिक कला विज्ञान केंद्र ने इसका आयोजन किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। गांधीवादी दार्शनिक कला विज्ञान केंद्र ने इसका आयोजन किया। संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के 75 वर्ष के मौके पर लगातार
कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भी इसे कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो संस्थान हैं देश में वो आयोजन करते हैं ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दरअसल आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ये आयोजन जो है कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जगह जगह पर किए जा रहे हैं। और अब की बार आपको बता दें संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये आयोजन किया है यहाँ पर। और दरअसल कोशिश ये होती है, इस तरह की कोई आयोजन होते हैं रवीश, तो हमारी संस्कृति क्या है वो लोगों में जागरूकता भी फैलाते हैं और अच्छा भी लगता है जब हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर आज की जनरेशन। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कैबिनेट मंत्री ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण, मोहल्ला क्लिनिक पर बोले अमन अरोड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पर अमन अरोड़ा का बयान आया है। क्लिनिक की कामयाबी से जल रहे हैं विरोधी, अब तक लाखों लोगों का हो चुका है इलाज। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अपने शहर सुना में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के कामयाब होने से विरोधी जल रहे हैं। तो क्लिनिक में लाखों लोगों के इलाज होने का दावा करते हुए वो नजर आए कि लाखों लोगों का इलाज हो चुका है, साथ ही बड़ी संख्या में टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं डेरा सच्चा सौदा और सिख समुदाय में हुए विवाद को लेकर मंत्री ने कुछ ना पता होने की बात कहकर किनारा करना मुनासिब समझा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी मोहल्ला क्लिनिक है उनमें सही बेहतर इलाज लोगों को मिल पा रहा है, वक्त पर टेस्ट हो पा रहे हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पर जो कामयाबी हासिल हुई है उस पर जो विरोधी हैं वो जल रहे हैं। जी हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले पंजाब में। शायद ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡਿਟੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਟੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣੇ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਤਰਨੇ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਫਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਓ, ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਵੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। और इधर बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कंटेनर में भरकर हरियाणा से बिहार ये अवैध शराब जा रही थी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, लखनऊ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यहाँ लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 400 पेटी अवैध शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। बता दें अवैध शराब को हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। वहीं ट्रक चालक के पास से कई गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। अब आप खुद सोचिए, बिहार जा रही थी ये शराब, ये बताया गया है ड्राइवर को जब गिरफ्तार किया गया। और आप देख सकते हैं कि बिहार में कई ऐसे मामले आ चुके हैं, हालांकि वो जहरीली शराब के मामले हैं, ये अंग्रेजी शराब थी यहाँ पर जो कि पकड़ी गई और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में तो बैन का दावा नीतीश सरकार करती है, लेकिन किस तरीके से वहां पर अवैध शराब का जखीरा ही पहुंचाया जा रहा है कि 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है। और ट्रक चालक समय समय पर बदलकर, जो नंबर प्लेट का जिक्र मेरे सहयोगी रवीश ने किया, उन नंबर प्लेट्स को अलग अलग समय पर बदलकर वो इस्तेमाल करता था। अर्ली मॉर्निंग को थाना बीकेटी का फोर्स और माननीय सीपी सर का क्राइम टीम के द्वारा मुखबिर के इंफॉर्मेशन को लेके नगवा माऊ पुल किसान पथ में वहीं पे हमको सूचना मिलता है कि एक गाड़ी, एक कंटेनर गाड़ी जो खड़ी है उसमें अवैध रूप से शराब का संचालन हो रहा है, लेके चल रहा है। तो उसको लेके हमारा दोनों क्राइम टीम और बीकेटी का पुलिस मिलके वहीं पे जाता है और ट्रक वहीं पे मिलता है और उसमें तलाशी दिया जाता है। उसमें से एक ड्राइवर जिसका नाम राजेश राठौर है, उनका भी तलाशी दिया जाता है। और ट्रक से हम लोगों को लगभग 400 पेटी दारू, इंग्लिश दारू मिलता है, और जिसमें से 11,688 11,688 बॉटल अवैध शराब मिली है, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 30 लाख से ऊपर है। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं झारखंड से। झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर एलजेपी ने बैठक की। झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं।
आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और वहीं प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस उपचुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में एलजेपी की महत्वपूर्ण बैठक रांची में रखी गई है, जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान मौजूद रहे। एलजेपी के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर एलजेपी ने बैठक की, लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई है। रामविलास पासवान वाला गुट है जिसमें चिराग पासवान अध्यक्ष हैं। झारखंड में रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसको लेकर बैठक हुई। बिल्कुल, तो बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन जो है वो हुआ है। अब देखना होगा कि किसे मैदान में उतारेंगे, किस पे भरोसा जताएंगे। फिलहाल सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एलजेपी चुनावी ताल ठोकेगी या नहीं। बिल्कुल, तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।